तो हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि उसने कहा था जो पाठ है, जो गद्यखंड का, जो हिंदी जो क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड का जो गद्यखंड है उसमें चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने बातचीत पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ाया था। आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं बातचीत पाठ का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन यानी संपूर्ण अर्थ को। आज हम उसने कहा था पाठ के संपूर्ण अर्थ देखेंगे, यानी लाइन बाय लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। और कुछ हार्ड जैसे कुछ वर्ड होगा उसका हिंदी मतलब आपको हम बता देंगे। और नहीं समझने के लिए आपको पिक्चर भी हम लाएंगे, पिक्चर जिसके कारण से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि हम पिक्चर से भी समझाते हैं ज़्यादातर, तो और बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 था बातचीत, इसने कहा था कौन लिखे, तो ये लिखे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, लगभग यह 1 घंटे का क्लास होगा। अगर आप अच्छे से देखते हैं, मन शांत करके देखते हैं, तो इससे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेखक परिचय हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हम लेखक परिचय हमेशा सबसे पहले आपको बताते हैं। यानी लेखक के बारे में कुछ जो भी जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये सब बताने के बाद ही हम संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखना स्टार्ट करेंगे। और ये आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत आनंद मिलेगा पढ़कर, क्योंकि ये कहानी है जो बहुत ही अच्छा है, जो प्रेम कहानी है, यानी आपको युद्ध की कहानी। ये इतनी मज़ेदार कहानी है ना, हम आपको बता ही नहीं सकते। इस पर इतनी मज़ेदार कहानी है कि इस पर फिल्म भी बन चुकी है। उसने कहा था फिल्म, अगर सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब पर जाकर, उसने कहा था फिल्म, तो एक फिल्म आएगा जो सिर्फ इसे यही कहानी से मिलकर बनाया गया था। तो बस छोड़िए, हम पहले लेखक परिचय को देखना स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, उसने कहा था पाठ को लिखे है कौन, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं। और चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को क्या हुआ था, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। और जयपुर कहाँ है, जयपुर राजस्थान में है। आपको याद कर लीजिएगा, जयपुर है तो राजस्थान में जयपुर है। और निधन कब हुआ था इनका निधन कब हुआ था, जन्म तो हो गया 7 जुलाई 1883 जयपुर राजस्थान में, लेकिन निधन हुआ था 12 सितंबर को 1922 में हुआ था इनका निधन। और मूल निवास कहाँ था इनका, यानी जन्म तो इनका हो गया था, जन्म तो हो गया था इनका जयपुर राजस्थान में, लेकिन मूल निवास यानी ये रहते कहाँ थे। जैसे बहुत सारे लेखक आप देखते होंगे कि जन्म अलग हुआ होता है, लेकिन वे रहते कहीं और थे। वैसे ही इनका निवास स्थान यानी कहाँ रहते थे, तो यहाँ से गुलेर नामक गांव में रहते थे। गुलेर नामक ग्राम जो कहाँ पड़ता है, तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और पिता का नाम क्या था इनका, पिता का नाम था पंडित शिवराम। और इसमें एक बात है कि माता का नाम, इसमें आपकी जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसमें माता का नाम नहीं दिया गया है, तो ज़्यादा चांस है कि माता का नाम आपको पूछेगा ही नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है कि पिता का नाम पूछे, जन्म स्थान पूछे, मूल निवास पूछे, ये सब पूछेगा, तो ये सब आप आसानी से बता दीजिएगा। और शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, शिक्षा प्राप्त किए थे बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस की। मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। और वृत्ति इनकी क्या थी, वृत्ति थी 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। यानी जो 1904 में जो ये थे चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, जयपुर के दरबार की ओर से, जयपुर में एक दरबार चलता था, यानी राजा जो होता था उनके, तो खेतरी के नाबालिग राजा था जय सिंह नाम था, जो जिसके अभिभावक बन, जिसके कहने पर मेयो कॉलेज में आए, अजमेर में आए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मणिन्द्र चंद्र नंदी के पाठ प्रोफेसर रहे। ये इतना काम किए, यानी वृत्ति में आप देख लिए। और कुछ इनकी रचनाएं रचनाएं देखते हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो इनकी
जो संपादन क्या किए थे, संपादन यानी कुछ काम होते संपादन, तो समालोचक को काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका में संपादन किए थे। और रचनाएं कौन कौन सी थी, रचनाएं थी यानी कहानियाँ थी कि सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ था, और बुद्ध का कांटा जो 1911 में प्रकाशित हुआ। और उसने कहा था जो अब ये चैप्टर है ये 1915 प्रकाशित हुआ। ये कितनी बार बहुत बार पूछ चुका है कि कहाँ से कितना प्रकाशित हुआ, उसने कहा था तो ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। और प्राच्य विद्या इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान समालोचक विज्ञान पर निबंध लेखक कछुआ धर्ममोहन सिंह पुरानी हिंदी भारतवर्ष त्रिगण संस्कृत के टिप्पणी देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़ खोज क्रियाहीन हिंदी वैदिक भाषा में प्राकृतिक आदि टिप्पणियाँ भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोसम बाय भॉस ए कमेंट्री ऑन वात्सल्य कमसूत्र टी लिटरेरी क्रिटिक्स इस सब ये लिखे थे। तो हमने लेखक परिचय भी देख लिया। क्या देख लिया, लेखक परिचय। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इनका कुछ शब्द का उनका अर्थ है, शब्दार्थ वो बताते हैं। तो शब्दार्थ में है आपको कि शब्द नीति देखते हैं। शब्द नीति में लट्ठी वाले क्या मतलब होता है, लट्ठी वाले का मतलब होता है गाड़ी वाले, लट्ठी वाले यानी गाड़ी वाले। और कुरमाई क्या अर्थ होता है, कुरमाई का अर्थ होता है आपके सगाई। और सालू का अर्थ दुपट्टा, छाबड़ी वाले यानी खोमचे वाले। और है कि ये गनीम यानी गनीम का क्या अर्थ होता है, गनीम का अर्थ होता है गनीम यानी दुश्मन, गैबी यानी आसमानी जो होता है आसमानी देवी। और जलजला का क्या मतलब होता है, जलजना आपको जानते हो, जलजला का मतलब होता है भूकंप। जलजला क्या मतलब होता है, जलजला का मतलब होता है भूकंप होता है जलजला का मतलब। उद्मी यानी उद्यमी यानी क्या होता है, उद्यमी यानी जो मुँह में कुछ सिगरेट भी डालते हैं उसको उद्यमी कहते हैं। और विदूषक होता है जोकर यानी कुछ मजाकिया टाइप का, उसको कहते हैं विदूषक। और पाधा कहते हैं पुरोहित, पाधा यानी पुरोहित जो बहुत पुराने ज़माने का। और लाड़ी होरा यानी स्त्री के लिए आदर चुक शब्द उसे कहते हैं लाड़ी होरा, मतलब कुछ अजीब शब्द है। और मादे को कहते हैं ठंडे। मुरब्बे यानी नहरों के पास की ज़मीन। खानसामा यानी रसोइया। सोहरा यानी एक प्रकार की गली। खोते यानी गधा। और छई यानी छीन होता। दंत विनोद पत्राज यानी दांतों की वीणा बजाने का उपदेश देने वाली। तीमियों यानी स्त्रियों। ओबड़ी यानी घर के अंदर की कोठरी को ओबड़ी कहते हैं। पटको यानी जांग। हाड़ यानी आषाढ़। सिगड़ी यानी अंगीठी या बोरसी। तो आप शब्दार्थ भी देख लिए, शब्दार्थ भी आप देख चुके हैं। अब चलते हैं संपूर्ण हिंदी अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उसने कहा था का संपूर्ण हिंदी अर्थ देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला लाइन में है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। तो पहले इसका हम मतलब समझते हैं कि मतलब क्या कहा जा रहा है। जैसे यह कहानी शुरू होती है ना, इसमें कुछ बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों के बड़े जो शहर है उनके जो इक्के गाड़ी वाला जो बम्बू काट वाले जो कोई टांगे वाले जो होते हैं, वे जब उनकी जो जबान है ना, उनके जो जीभ जिसे वे बोलते हैं कि वे कोरों से छिल गई है, कोरों से क्या छिल गई है। और कान पक गए हैं, और कान पक गए हैं सुनते सुनते कान पक गए हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है, उनसे हमारी जो प्रार्थना है, निवेदन है कि जो अमृतसर के बम्बू काट वाले, जो अमृतसर जहाँ से कहानी शुरू होती है, अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं उनके बोली का मरहम लगावे, यानी उनके जैसे बोले मीठी बोल, एकदम मीठी बोल बोलते, उनकी बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों के चौड़ी सड़कों पर, जब बड़ी बड़ी शहर जो होते हैं उनकी चौड़ी सड़कों पर घोड़े के पीठ को, घोड़े जो होते हैं घोड़े को पीठ को चाबुक से ढूंढते हुए इक्के वाले, कभी घोड़ी के इक्के वाले जो टांगे वाले होते हैं, कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। घोड़े की नानी का मतलब जो घोड़े को गालियाँ देते हुए अपना निकट संबंध स्थापित करते हैं। तो कभी राह
चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। और जब जब कोई रास्ते में आया था उसको बोलते हैं, और जब भी कोई यात्री जैसे उनके नज़र में नहीं पड़ता है तो तरस जाते हैं। अगर वह यात्री ही जब नहीं रहेंगे तो उनके टांगे चलाएंगे ही क्यों, ये सब बातें हैं। तो तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। कभी जब राह में दिखते हैं तो जो घोड़ा गाड़ी होता है, जो आप ये घोड़ा गाड़ी देख रहे हैं, ये घोड़ा गाड़ी होता है, उनको जैसे इसका पैर है ना, जो राहगीर जो चलने वाले इसमें से होते हैं, चलने वाले होते हैं, उनके पैरों पर चलते हुए चढ़ा देते हैं। और जब यही यात्री जब नहीं होते हैं तो ये तरस खाते हैं कि अब क्यों नहीं है, हमारे टांगे बैठे हैं कौन, हमारी कमाई कैसे होगी, ये सोचते रहते हैं। और जब ये होते हैं तो इनकी बहुत अजीब तरह से बातें करके वो हटाने के लिए प्रयास करते हैं, ये बोला जा रहा है। और आगे है कि और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। और नाक की सीध क्या है, चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले, तब जो अमृतसर में यानी जो बम्बू काट वाले हैं उनके जैसे और टांगे वाले यानी उनकी बिरादरी वाले ही चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर, लट्ठी वाले यानी घोड़ा गाड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमार कर बचो खालसा जी, सब्र का सब्र जब उबार कर, ऐसे जब कोई जैसे टांगा चल रहा है और इसमें कोई यहाँ पे राहगीर यानी जो आदमी है, यहाँ पे आदमी आ गया तो ये कैसे बातचीत करते हैं, मतलब हटाने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं वे इसमें बताया जा रहा है। तो वे कहते हैं कि जो मीठी बोल बोलते हैं, ये जो पहले जो टांगे वाले कहीं होते हुए कहते हैं हटो हटो, बहुत अजीब तरह से बात करते हैं, एकदम अजीब। उसके बात सुनकर ऐसा लगता है कि कान पक जाते हैं बात सुनकर। लेकिन जो अमृतसर के जो बम्बू काट वाले यानी घोड़े गाड़ी वाले हैं वे ऐसे बातचीत करते हैं कि ऐसा कानों को अत्यंत सुख मिलता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो वे कहते हैं कि ऐसे कुछ शब्द ऐसे हैं, कहते हैं कि हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने जो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफ़ेद फेटो यानी खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और भाड़े वालों के जंगल में राह खेते हैं। यानी इस तरह से वे जो राह में जो आपके यात्री मिलते हैं उनसे ये इस तरह से बातें करते हैं। और क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने, क्या मजाल है किसी को कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। जो अमृतसर के जो घोड़े गाड़ी वाले हैं, जब कोई उसके सामने आ जाता है जिसके कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही होती है, तो वे क्या मजाल है कि कोई कहे कि हम जी और साहब बिना कहे किसी को हटाए हुए, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि हटो खालसा जी, हटो भाई, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, इस प्रकार की बातें कहते हैं। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी जीभ जो है चलती ही नहीं है, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। ऐसा नहीं, जो अमृतसर के जो बम्बू काट वाले यानी घोड़े गाड़ी वाली उनकी जो जीभ है वह चलती नहीं है, यानी बोलते नहीं है, बोलते हैं लेकिन क्या मीठी मीठी बात बोलते हैं। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी, यानी जो बुढ़िया है जो हमारे क्या है रास्ते में आ चुकी है, यानी जो हमारे गाड़ी के जो रास्ते में आ चुके हैं, यानी हम बम्बू काट वाले जो है जो रास्ता टांगा चला रहे हैं उसमें कोई बुढ़िया आ गई है जो शायद से सुन भी नहीं अच्छे से पा रही है और नहीं देख पाती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर, यानी बार बार कहने पर हटो हटो हटो, हटने पर भी नहीं हटती है, तो भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के नमूने इस प्रकार होते हैं। क्या कहते हैं कि हट जा जीने जोगिए, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पुता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, हट जा जीने जोगिए, तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसा वे बात करते हैं, जो भी टांगे वाले होते हैं वे इस तरह का उदाहरण देते हुए बात करते हैं। और अगला पैराग्राफ में कहते हैं कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में, ऐसे वही बम्बू काट वाले जो घोड़े गाड़ी वाले को चलते जाते हैं, ऐसे के कुछ बीच में से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। जो एक चौक होती है जिस पर जो दुकान लगी होती है उस पर एक लड़का और एक लड़की आकर मिलते हैं। ऐसे ही बम्बू काट वाले की बातें ख़त्म होती है और एक वैसे ही निकलते हैं एक लड़का और एक लड़की।
दुकान पर आकर मिले। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से, उनके ढीले सूतने, सूतना का मतलब, सूतना क्या मतलब होता है मालूम है आपको? सूतना का मतलब होता है आपका जो कपड़ा होता है उसका, उसके सूतना कहते हैं। सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है, लड़का और लड़की क्या था, दोनों सिख है। सिख एक जाति का नाम, दोनों सिख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। जो लड़का जो था वे अपने मामा के लिए मामा के जो केस धोने के लिए एक दही लेने आया था। और यह रसोई के लिए बढ़िया, और जो लड़की थी वे रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, यानी जो परदेसी था, जो परदेसी ग्राहक था, जो दूसरे देश यानी दूसरे बहुत देश जानता उनता नहीं था, उस परदेसी से वे बातें कर रहा था। यानी कुछ सामान दिया होगा और उससे बात कर रहा होगा, उसके पैसे ले रहा होगा या कुछ और बात कर रहा। जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। जो शेर पर जो पापड़ उनको दिए थे वे गिने बिना हटता न था, यानी पूरे उसको अलग अलग करके गन रहा था कि कितने हैं। बिना गने हुए हटता नहीं था। जब हटेगा नहीं तो दूसरा ग्राहक कैसे आएगा, ये बातें। और तेरे उसके बाद जो होती है, जब तक ये अति करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों जो ये लड़का और लड़की होती है वे आपस में बातचीत करते हैं। अपने बातचीत करते हैं तो किस प्रकार बातचीत करते हैं वे आपको बताते हैं। तो ये बातचीत करते हैं कि जो लड़का पूछता है कि तेरे घर कहाँ है, लड़की बोलती है मगरे में, और तेरे माझे में, यहाँ कहाँ रहती है। लड़का पूछ रहा है माझे में है तो यहाँ कहाँ रहती है। अंतरसिक की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। कौन बोल रहा है, लड़की बोल रहा है कि अंतरसिक के बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ हूँ। लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। कौन बोला है, लहना सिंह बोला कि मैं भी मामा के यहाँ रहना है, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा, इतने में जो परदेसी से जो बातें कर रहा दुकानदार वो निपटा और इनका सौदा देने लगा। जो इनके मांग रहे थे उनका सौदा देने लगे। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले, सौदा के दोनों साथ साथ चले। और क्या, उसके बाद कुछ दूर जैसे ही गए, लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा। कुछ दूर जैसे जाते हैं तो लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुरमाई हो गई है। कहते तेरी कुरमाई हो गई है। जैसे ही ये पूछा, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर, जैसे होता है ना कि किसी आप लड़के से कुछ सवाल पूछते हो कि तेरी कुरमाई है, यानी कुरमाई क्या मतलब होता है, कुरमाई का मतलब होता है आपका मंगनी होता है। क्या होता है, मंगनी। ये इसका मतलब हुआ कि क्या तेरी मंगनी हो गई है। तो जैसे ये सवाल पूछता है, लड़की क्या करती है कि उस आंखें चढ़ाकर, यानी जो बड़ी बड़ी आंखें कर क्या करती है उनकी तरफ देखती है। यानी बहुत अजीब तरीके से, यानी कोई परदेसी से जैसे अभी पहले बार मिल रही है, कुछ सवाल पूछे हुए तो ऐसे ही करेगा ना। वे आंखें चढ़ाकर और क्या कर धत कहकर दौड़ गई। यानी कहती है जैसे ही जो लहना सिंह इसका नाम था जो लड़का था उसका, तो जैसे ही लड़का जो था पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी मंगनी हो गई है, इस पर लड़की जो थे कुछ आंखें चढ़ाकर और कहती धत कहकर भाग जाती है, यानी से वो दौड़ गई। और लड़का मुँह देखता रह गया, जो लड़का जो था वह मुँह देखता रह गया, वह चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि दूसरे तीसरे दिन, यानी हर दिन, इस बात से ये रोज़ का हो गया। दूसरे दिन तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले जो कभी सब्जी लेने वाले ज़रूर मिल जाते थे, तो कभी दूध लेने आते थे, तो वे दोनों भेंट हो जाती थी वे दोनों का। अकस्मात दोनों मिल जाते थे, यानी कभी कभी अचानक दोनों कभी मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा, महीना में हमेशा यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 3 बार लड़के ने वही सवाल पूछा कि तेरी कुरमाई हो, यानी तेरी मंगनी हो गई है, बताओ जल्दी, हो गई है यानी तेरी कुरमाई हो गई है। उस पर और उत्तर में वही मिला, और उत्तर में लड़की वही जवाब देती थी, धत मिला। उत्तर में रोज़ धत मिल रहा था। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही जब लड़के ने फिर से हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विरुद्ध बोली। जब फिर से लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तो इस बार जो लड़की है वह उनकी संभावना के विरुद्ध बोलती है। ऐसा बोलती है जो लड़का था जो पूछ रहा था वह सोच भी नहीं सकता। ऐसा बोलती है कि संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है, मेरी कुरमाई हो गई है, ऐसा बोल देता है। और लड़का एकदम चौंक जाता है। उसके बाद पूछता है कब, तेरी कुरमाई कब हुई। कल देखते नहीं, लड़की बोल रही है, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू यानी दुपट्टा, देखते नहीं ये रेशम से जो कढ़ा हुआ है वह सालू, इस कुरमाई हुआ तभी तो रखा हूँ मैं। लड़की भाग गई, ये जैसे बोलती है लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, लड़का एकदम हक्का बक्का रह गया, कह रहा है कैसे बोल दिया। फिर लड़की क्या, लड़के ने घर की राह ली, यानी मैं घर के रास्ता को देखा और घर जाने के लिए सोचा। रास्ते में एक, यानी बहुत ही वे उदास हो गया था लड़का जो था, तो रास्ते में एक
लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया। रास्ते में क्या हुआ, एक जो लड़का था रास्ते में, उसको एक लड़का दिखा, उसको क्या किया, उसको ढकेल के मोड़ी में ढकेल दिया। ऐसा किया। एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई कर दी। एक जो छाबड़ी वाले जो कुछ बेच रहे थे, उनके जो कुछ ऐसा किए कि उनकी कमाई जो रखा हुआ था वही खोई कर दी। अपनी धुन में था ये। एक कुत्ते को पत्थर मारा। एक कुत्ता था, उसको पता चला के मार दिया। और एक कुत्ते को पत्थर मारने के बाद उसके बाद क्या किया, उसके बाद तब जाके वह क्या कि घर पहुंचा। तो ये था, इसमें 5 दृश्य में बांटा गया है, जिसमें 5 इसमें से दृश्य है, जिसमें हमने एक दृश्य को हमने देख लिया है। एक दृश्य में क्या था कि जो लड़का और लड़की था, एक दुकान पर आके मिलता है और दोनों में कुछ बातचीत होती है। लड़का कुछ सवाल पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है, और लड़की जो थी उस पर धत कर भाग जाती है। और शुरू में हुआ था कि जो घोड़े गाड़ी के बारे में बताया गया था, तो यही था एक में दृश्य में। अब दृश्य 2 स्टार्ट होता है, जिसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। तो चलिए दृश्य 2 देखते हैं। तो दृश्य में है कि 2वां दृश्य में है कि शुरू जैसे कैसे होता है, शुरू होता है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। यानी लड़ाई था, यानी युद्ध हो रहा था। इसमें युद्ध में कौन कौन है, इसमें लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, किरत सिंह है, महा सिंह है। यह सब लड़ाई में कुछ पात्र है, जैसे बोधा सिंह हो गया। ये सब कुछ लड़ाई के पात्र है जो क्या किया था, जर्मनी से लड़ाई करने गए हुए हैं कहीं और। तो वहीं पे बातचीत हो रहा है कि राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे, दिन रात खंदकों यानी जो सेना जो छुपने का जो सेना का जगह होता है, छिपकर रहने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं खंदकों। खंदकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा है। लुधियाना एक अति शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ कहते हैं कि लुधियाने से 10 गुना ज़्यादा, और मेघ और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। इसमें कहते हैं कि जो बहुत इसमें क्या है कि जो लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा है, और मेघ ऊपर से क्या है, मेघ भी, और बर्फ़ ऊपर से गिर रही है, और बर्फ़ जो है ऊपर से गिर रही है। इतने भी होने के बाद भी, इतने तबाही होने के बाद भी बर्फ़ ऊपर से गिर रही है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। पिंडली हुआ था जो घुटना होता है, घुटना से थोड़ा नीचे वाला भाग होता है, उसको भी पिंडलियाँ कहते हैं। जो घुटना तक की भाग है वह कीचड़ में धंसा हुआ है, हमेशा के लिए कीचड़ में ही रहता है। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। गनीम यानी दुश्मन, जो दुश्मन है वो कहीं दिखता ही नहीं है। घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है। जब 1 घंटे 2 घंटे बाद में जो ऐसा धमाका होता है जिसकी पूरा खंदक हिल जाती है, और 100 गज धरती उछल पड़ती है। और 100 गज की जो धरती है एकदम उछल पड़ती है कि जब वे जर्मनी के जो इनके जो गनी में यानी दुश्मन लोग हैं, वे जो बम फेंकते हैं, तो इतनी बड़े बम के धमाका इतनी होती है कि ऐसा लगता है कान का फट गया का जदरा। और जो ज़मीन यानी कीचड़ में जो धंसे हुए होते एकदम लगता है ज़मीन के ऊपर उठ रही है। और इस गैबी गोले से बचे, और इस गैबी गोले यानी इस फेंकने के बाद इस गोले से बचे, जब इस गोले से बचे तभी कोई न लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। नगर जो कोट था वहाँ का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। वहाँ का जला हमने सुना था नगर कोट का कि वहाँ जलजला, यानी जलजला का मतलब होता है भूकंप, कि वहाँ भूकंप सुना था, यानी वहाँ भूकंप आता है। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकली गई, जो कोई खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई। जैसे कोहनी हमने खंदक यानी जब हम छुप के बैठे हुए हैं, जैसे खंदक निकाले तो चटाक से गोली लगती थी। ना मालूम कि बेईमान मिट्टी में लेटे हुए, कि कहाँ कैसे मिट्टी में ये लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। हमने इतने खोजा लेकिन कहीं नहीं मिले। जैसे हमने खंदक से थोड़ी केहूनी बाहर निकल, चटाक से गोली हुए मार देते, इतना वे साहती रह किया। और कहाँ छुपे रहते इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। लहना सिंह और 3 दिन, लहना से बोला और 3 दिन, बस ज़्यादा नहीं, और 3 दिन। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। 4 दिन तो हमने खंदक में बिता ही दिए, सिर्फ और 3 दिन बाकी है। 3 दिन और बिता देते हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी। परसों जो है रिलीफ आ जाएगी, यानी और सैनिक आ जाएंगे जो हमारे जो बदले में रहेंगे। 7 दिन की छुट्टी, जैसे वे रिलीफ आ जाएगी हमारे हो गई 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे, अपने हाथों से क्या करेंगे, खाना वाना बनाएंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे। उसी फिरंगी मेम की बाग में मखमल की सी
जो हरी घास है उसी फिरंगी मैम की जो मखमल के जो घास पे यहाँ जो अभी लड़ने गए हैं जर्मनी की ओर से, जो अभी लड़ने गए हैं वहाँ पे एक फिरंगी मैम है, यहाँ जो दुकान में है, जो जहाँ से कुछ सामान लेती है, वह क्या करती है कि इनसे कुछ भी रुपया नहीं लेती है। तो यही फिरंगी मैम के लिए ये बात कर रहे हैं कि उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल की सी जो हरी घास है फल और दूध की वर्षा कर देती है, फल और दूध की वही वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं हम, लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती, रुपया नहीं लेती है। कहती है कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, मेरे जो देश है उनको बचाने आए हो, तुम राजा हो। लहना सिंह को ऐसा फिरंगी मैम जो है वह कहती है कि तुम राजा हो, मेरे देश को बचाने आए हो। लहना सिंह को ऐसा फिरंगी मैम कहती है। जो फिरंगी मैम है, जो दुकान है जहाँ से कुछ भी सामान लेते हैं खाना वाना बनाने के लिए, ये फिरंगी मैम जो है पैसा इनसे नहीं लेती हैं। ये दो इसमें बोला जा रहा है, जिसमें युद्ध के बारे में है, युद्ध पर गए हुए हैं। और जो लहना सिंह है ना, ये कौन लहना सिंह, यही है छोटा जो लड़का था जो पहले कहानी में जो पूछता था लड़की से सवाल कि तेरी कुर्बानी हो गई, यही लहना सिंह है जो लड़की से पूछता था। तो बाद में आपको जितना आगे आप चलते जाएंगे कहानी इंटरेस्टिंग होती चलेगी। और अगला क्या बोला जा रहा है, अगला पैराग्राफ में है कि 4 दिन तक पलक नहीं झपी है। लहना सिंह बोल रहा है कि 4 दिन हो गए पलक नहीं झपी, 4 दिन तक हमने सोए ही नहीं है। और फिर बोल रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे यानी बिना नाथे घोड़ा जो है बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही, और बिना लड़े सिपाही, और जब हम बिना सिपाही नहीं लड़ता है तो सिपाही बिगड़ता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का यानी जो मालिक है उनका हुक्म मिल जाए। लहना सिंह बोल रहा है कि मुझे संगीन चढ़ाकर अगर मालिक का सिर्फ हुक्म ही मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को 7 जो जर्मन यानी बहुत बड़े बड़े जो खतरनाक जो सैनिक होते हैं, 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूँ तो मुझे दरबार साहब की दिल्ली पर माथा टेकना नसीब ना हो। वे कहते हैं कि अगर एक बार मेरे मालिक की यानी क्या था मार्च का हुक्म ना मिल जाए, हुक्म सिर्फ मिल जाए, तो मैं अगर 7 जर्मन को अकेला ना मार जाऊँ, अकेला ना मार कर आऊँ, तो मेरा दरबार साहब पर क्या हो, दिल्ली पर माथा टिकना मेरा नसीब ना हो। इतने जज्बे के साथ बोल रहे हैं लहना सिंह क्या है, एक वीर सिपाही है। और कहते हैं कि पाजी कही के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं। कुछ सिपाही ऐसे होते हैं जो इसी जर्मन को देखते ही क्या करते हैं, मुंह फाड़ देते हैं, यानी वो लगते हैं एकदम डर जाते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। कितने नीचे होते हैं, यूँ अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं, अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, उस दिन यानी हम लोगों ने अटैक यानी आक्रमण किया था हम लोगों ने। 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था, 4 मील तक दूर तक हम लोग जर्मन को पकड़ के मारे थे। जर्मन को 4 मील तक हमने नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल से हट जाने का कमान नहीं, तो पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, यानी जो हमारे मेन थे वे पीछे हटने के लिए कहे थे, नहीं तो क्या कर रहे, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते थे। ऐसे वे बोल रहे हैं लहना सिंह कि जो हमारे जो मालिक जनरल थे, जो हमारे जो सैनिक के हेडक्वार्टर यानी जो मेन थे, वे हमारे आदेश दे दिए कि तुम लोग पीछे हट जाओ, नहीं तो हम जो जर्मन थे वो कहाँ भगा के मारते, बर्लिन पहुंचा देते उसको। इतना कहते ऐसे बात करते क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। सूबेदार हजारा सिंह यहाँ के मेन यानी यही है, यहाँ के मालिक जो सैनिक होते हैं वे सबसे बड़े होते हैं सूबेदार, जो हजारा सिंह नाम है। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा कि क्यों, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलती है। जो ये हजारा सिंह कह रहा है कि लहना सिंह को कि लड़ाई के मामले में जमादार जब लहना सिंह किस पद पर था, तो ये जमादार के पद पर था। इसी को कह रहा है कि जमादार या नायक के चलाए नहीं चलती है लड़ाई, ऐसा बोल रहे हैं कौन? सूबेदार। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, जो बड़े अफसर जो होते हैं वे दूर की सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नज़दीकी की सोचते हैं, जो बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ अगर हम लोग बढ़ गए तो क्या होगा?
300 मील का सामना है। अगर हम सिर्फ एक तरफ ही आक्रमण करते रह गए तो दूसरी तरफ जो जर्मन होंगे वे उनका क्या होगा। ऐसा दोनों सूबेदार हजारा सिंह और जमादार लहना सिंह बात कर रहे हैं कि एक तरफ अगर हम बढ़ गए, जो बड़े बड़े जो अफसर होते हैं वे दूर की सोचते हैं, लेकिन हम लोग नज़दीक की सोचते हैं। अगर एक तरफ हम लोग बढ़ गए तो आगे क्या होगा। सूबेदार जी सच है, कहते हैं कि जो लहना सिंह, सूबेदार जी सच है। लहना सिंह बोला पर क्या करे, हड्डियों में तो जारा धंस गया है। लहना सिंह बोल रहा है कि सूबेदार जी सच है, आप जो कहे वो एकदम सच है। लहना सिंह बोला पर क्या करे, अभी क्या करे हम बताइए, हड्डियों में तो जारा धंस गया है, हड्डियों में जो हमारी है जो दारा धंस गया है, इतना जारे का मौसम था कि जारा धंस गया है। और वही कहते हैं कि सूर्य निकलता ही नहीं है, जारा धंस गया, सूर्य निकलता ही नहीं है, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी मिल जाए। कितनी एकदम जोशीले बात बोल रहे हैं कि हमारे जो हड्डियों में जारा धंस गया, एक बार एकदम आक्रमण हो जाए, यानी एक बार धावा हो जाए तो हमारे क्या हुए कि चुस्ती फुर्ती गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, वजीरा, ये कौन बोल रहा है, सूबेदार हजारा सिंह बोल रहा है। किसको, उद्यमी यानी सैनिक, उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन, वजीरा को बोल रहा है कि वजीरा सिंह तुम 4 जन मिलकर बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, जो खाई में जो बहुत सारे पानी हो गए हैं उनको उठाओ और बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, महासिंह को बोला, सबको आदेश दे रहा है कौन, सूबेदार हजारा सिंह जो मेन होते हुए सबको आदेश दे रहा है कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियाँ लेकर खाई का जो पानी है वह बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे, जो खाई का जो दरवाजे पर जो पहरा दे रहे हैं, जो एक सैनिक होते हैं उनको पहरे को चेंज कर दे, यानी उस सैनिक को भेजकर दूसरे सैनिक को ले आओ। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। यह कहने के बाद जो सूबेदार हजारा सिंह था पूरे खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, जो वजीरा सिंह था वो पलटन यानी जो सैनिक था उनका विदूषक यानी मजाकिया मजाक करते रहता था। बाल्टी में गंदा पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, खाई के जो बाहर फेंक रहा था उसे बोला कि मैं जो पौधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का दर्पण, इस पर सब खिलखिला पड़े, सब एकदम खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट, और जो उदास हुए थे सैनिक के लेकर उदासी का बादल जो फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरी और जो वजीरा सिंह के हाथ में देकर बोला, अपनी बारी के खरबूजों में पानी दे दो, अपने बारी के जो खरबूजे उनको पानी दे दो। ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा, ऐसा खाने पानी देंगे कि पंजाब भर में भी नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा। लहना सिंह बोला कि मैं तो लड़ाई ख़त्म होने के बाद सरकार से कि 10 बीघा ज़मीन यही मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। और क्या करूँगा, फलों के बूटे लगाऊँगा। यह बोल रहे हैं कि फलों के बूटे लगाऊंगा, लारिहारों को भी यहाँ बुला लोगे। वजीरा सिंह बोला था, पलटन का विदूषक है, मजाक कर रहा था कि लारिहारों को भी यही बुला लोगे, यानी बहुत सारे जो उनका दोस्त होते हैं उनके बारे में कह रहे होंगे कि लारिहारों को भी यही बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम, दूध पिलाने वाले जो फिरंगी मेम जो जर्मनी के हैं उनको भी यही बुला लेंगे। चुप कर, लहना सिंह बोला, चुप कर, यहाँ वालों को तो शर्म नहीं, देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सीख, मैं आज तक फिरंगी मैम को समझा ये नहीं सका कि जो सिख होते हैं तंबाकू नहीं पीते, सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, वह जो क्या सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। फिरंगी मैम सोचती है कि जब मैं सिगरेट होठों में लगाना चाहती है और मैं जब पीछे हटता हूँ तो वह समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क यानी हमारे देश के लिए अब लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है, वजीरा सिंह से पूछ रहा था कि अच्छा अब जो बोधा सिंह कैसा है। बोधा सिंह बीमार था और लहना उसका पूरा ख्याल रख रहा था, तो बोधा सिंह को लिए वजीरा सिंह से पूछता है लहना सिंह कि अब बोधा सिंह कैसा है। वजीरा सिंह बोलता है अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। वजीरा सिंह बोला कि अच्छा तो है, लेकिन जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगरी के सहारे, सिगरी होता है जो जैसे कोई मसाल होता है ना, जैसे मसाल हो गया, यहाँ पे हम आग में आग जला दिए, इसमें आग जला दिए तो ठंडे के मिले कुछ काम आ गया, ये हो गया मसाल।
जैसे मैं बोलता है लहना सिंह, वजीरा सिंह बोला कि जैसे मैं जानता ही ना हूँ कि रात भर तुम अपने दोनों कमर उसे उड़ा देते हो, वो बोधा सिंह को, और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, जब उसका पहरे का बारी होता है तो आप पहरा दे आते हो, और अब अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो। कहीं तुम बीमार न पड़ जाना। चारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये सब बोल रहा है कौन? लहना सिंह। उसके बाद कहते लहना सिंह कि मेरा डर मत करो। वजीरा सिंह से कह रहा लहना सिंह, मेरा डर मत करो, मैं तो गुलेल के खंडक के किनारे मरूंगा। क्या कहता है कि मेरा डर मत करो, मैं तो गुलेल के खंडक के किनारे मरूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा। जो भाई किरत सिंह था लहना सिंह का, उसकी गोदी में मेरा सिर होगा। मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। जो लहना सिंह पेड़ लगाया था आम का, उसकी कह रहा है कि उसकी छाया होगी। वजीरा सिंह ने तैयारी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ कैसे गाओ, जल्दी, ऐसा कुछ बोलते हैं वजीरा सिंह। उसके बाद एक जो सिपाही था वह गाना स्टार्ट करता है, और कैसे गाता है? कुछ अपने लैंग्वेज में गाता है कि हम उसका सिर्फ मतलब ही समझ सकते हैं, पूरा हम नहीं समझ सकते। गाता है कि दिल्ली शहर ते पिसूर नु जदिए, कर लेना लोंगोदा व्यापार मंडिए, कर लेना नारेदा सौदा अड़िए, लाना चटका कद्दू बनाया मजेदार अघोरिए, खून लगा चटका कद्दुए नू। इसका मतलब हुआ कि ए दिल्ली शहर पे पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अड़ी ना भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, एक गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये सब गाना गा रहा है। तो हमारे इसका मतलब दिया हुआ था, हमको मतलब समझा दिए। उसके बाद है कि कौन जानता था? सब सोच रहे हैं, जो भी सैनिक था वह सोच रहे कि कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारे सीख ऐसा लुच्छे का गीत गाएंगे। कौन सोचता था? पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी। सिपाही जो था फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। और अगला पैराग्राफ में देखते हैं। अगला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरांकोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह जो है तो अपने दोनों कमल और लहना सिंह का भी 2 कमल बरांकोट ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह, जो बोधा सिंह था वह बीमार था इसलिए सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह जो है पहरा पर खड़ा हुआ है। एक आँख खाई के मुँह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कन्हा यानी बोधा सिंह कराहा। क्यों बोधा भाई क्या है? ऐसा लहना सिंह बोलता है कि क्यों बोधा भाई क्या है? पानी पिला दो। ऐसा बोधा सिंह बोलता है कि पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह बोला। जब ये बोलता है बोधा सिंह की, लहना सिंह ने कटोरा मुंह में जैसे डाला, उसके बाद पूछा कि कंपनी छूट रही है। बोधा सिंह बोला कंपनी छूट रही है, रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तब लहना सिंह बोलता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहता है कि और तुम? बोधा सिंह बोलता है कि और तुम? मेरे पास सिगड़ी है। लहना सिंह बोला कि मेरे पास सिगड़ी है, यानी जो जिससे गुजार के सिगड़ी में आग लगा होता है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ऐसा इसलिए बोलता है ताकि जो बोधा सिंह कमर होकर सो जाए। ना मैं नहीं पहनता। बोधा सिंह बोला कि नहीं मैं नहीं पहनूंगा। 4 दिन से तुम मेरे लिए ये वो कर रहे हो, मतलब बहुत मेरे लिए हेल्प कर रहे हो, अपने पूरा आम को उड़ा रहे हो, आप लोग सीधे ऐसे वैसे कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं हाँ। लहना सिंह बोलता है हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। लहना सिंह झूठ बोलता है कि मैं हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है
अब सवेरे ही आई है, अब सवेरे ही आई है। विलायत से मैम बुन चुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। ये कहती है, लहना सिंह को बोला है कि हाँ याद आई, सुबह एक जर्सी आई है जो फिरंगी मैम जो है वे बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। ये अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा, लेकिन ये जो जर्सी का बात था ये झूठ था, उनके पास कोई जर्सी नहीं था। वैसे ऐसे बोला था लहना सिंह को, बोले बोधा सिंह को ख्याल रखने के लिए। सच कहते हो, सच कहते हो? ये कौन कहता है? बोधा सिंह कहता है सच कहते हो और नहीं झूठ। लहना सिंह बोल रहा है और नहीं झूठ। यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मैम की जो जर्सी की कथा थी सिर्फ कथा ही कथा रह गई थी। आधा घंटा बीता, आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा जैसे ही बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई। इतने में खाई के मुंह से क्या हुई? आवाज़ हुई, सूबेदार हजारा सिंह। एक आवाज़ आई थी, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लफरन साहब। हुकुम हुजूर। ऐसा जो सूबेदार जी से ऐसा बोले कि हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। लफरन साहब कह रहे हैं सूबेदार को, देखो इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, एक जर्मन खाई है। उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। उसमें एक खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर एक रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ, उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वही, जब तक दूसरों हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। लफरन साहब सूबेदार को आप भेज देते हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जो हमला होने वाला है वहाँ पे ज़्यादा सिपाही नहीं होंगे, कुछ ही होंगे। तुम यहाँ 10 छोड़कर सभी को वहाँ लेकर जाओ और डटकर खड़े रहना जब कभी हुक्म न मिले। सूबेदार कहते हैं कि जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। बोधा सिंह भी जो था कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से, जब सूबेदार जी से वे बोधा के पिता ने उन्हें उंगली से बोधा की ओर इशारा करके नीचे, तुम रहने दो, तुम सो, तुम बीमार हो, ऐसे कह के बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ गया और चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे? पीछे जो थे 10 आदमी यहाँ कौन रहे और लड़ने कौन जाए? इस पर बड़ी हुज्जत हुई। इस पर डिस्कशन करने लगा। कोई रहना ना चाहता तो कोई यार रहना नहीं चाहता। सभी उसे उतना ही जज्बा, उतना ही हिम्मत था लड़ने का। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, यानी सूबेदार का हैंडल किया। समझा बुझाकर लफरन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जैसे ही गए, लहना सिंह जो था, जो लफरन साहब थे जो सूबेदार से थोड़े बड़े थे, लफरन साहब लहना जमादार के पद पर था, तो लफरन साहब लहना के सिगरी के पास मुंह यानी ऐसे फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। जो सिगरेट पी रहे थे लहना सिंह के पास बढ़ा लो अब तुम भी पियो। आँख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। लहना सिंह जो था सब समझ गया कि जरूर ये कोई बेवरूपिया है, ये हमारे लफरन साहब नहीं है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, एकदम मुंह का जो हक्का चक्का रह गया। लहना सिंह मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगरी के उजाले में हाथ जैसे आगे किया, सिगरी के उजाले में साहब का मुँह देख लेता है। साहब का क्या मुँह देख लेता है? बाल देखे तब उनका माथा ठनका। जैसे उनके बाल देखे, उनका बाल अजीब था, वैसा लफरन साहब का बाल नहीं था, उनका माथा ठनका। लफरन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? लहना सिंह सोच रहा है कि जो लफरन साहब के जो पट्टियों वाले बाल थे वे एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? एक दिन में उनके जो बाल थे पहले वाले वो कहाँ उड़ गए और ये छोटे छोटे बाल कहाँ से आ गए? लहना सिंह सोचने पड़ गया। शायद साहब शराब पिए हुए हैं
और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। ऐसा सोच रहा है कि शायद जो लपटन साहब है ना, ये शराब पिए हुए अपने और बाल कटाने का मौका मिल गया है, बाल कटवा लिए हुए हैं। और नहीं तो लहना सिंह ने जांचना चाहा, लहना सिंह जांचना चाहा कि ये सच में लपटन साहब या कोई बहरूपिया जो रूप बदल कर आया है। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। जो लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब? लहना सिंह बोला, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? जांचना चाहा जो लहना सिंह। अब उससे कुछ सवाल पूछ रहा है जिससे कुछ ना कुछ गलती करेंगे और वे लहना सिंह थे वह पहचान लेंगे। तो कहते क्यों साहब? लहना सिंह बोला, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? ऐसा बोल रहा है कि वो लपटन साहब था। क्यों? क्या यह तुमको ये देश पसंद नहीं है? उसके बाद बोला, नहीं साहब, शिकार के भी मज़े यहाँ कहाँ। याद है आपको परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी में शिकार करने गए थे। हाँ 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 वही, जब आप खोते पर सवार थे। ऐसा बोला है लहना सिंह कि हाँ अब वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा यानी आपका कोई दोस्त था अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। एक मंदिर था, वहाँ पर जल चढ़ाने के लिए वे रुक गया था। बेशक पानी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। ऐसी बड़ी जो नीलगाय निकली ना वहाँ से मैंने कभी नहीं देखी थी। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और आपकी जो गोली थी वो ट्रैक से मारे उनको नीलगाय को कंधे में लगी और पट्टे में निकली। ऐसा अवसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा ही कुछ और है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, जो शिमले से आपने भेजे थे वे नीलगाय का सिर तैयार करने के लिए, वहाँ से तैयार होकर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की गैस में लगाएंगे। उसका जो सिर नीलगाय का सिर आपने जो गोली मारा था वो आ गया है ना। ऐसा बोल रहा है कि लपटन साहब अगर वही हो गए तो ज़रूर बताएंगे और नहीं तो बहरूपिया हुआ तो पकड़ा ही जाएगा। हाँ पर मैंने वह विलायत में भेज दिया। लपटन साहब बोला, हाँ मैंने वो आया था लेकिन मैंने विलायत में भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। बोल रहे कौन? लपटन साहब कह रहे कि हाँ लहना 2 फुट और 4 इंच के थे नीलगाय का सींग। तुमने सिगरेट नहीं पिया? कहता है कि लपटन साहब तुमने सिगरेट नहीं पिया है? पीता हूँ साहब, दिया सलाए ले आता हूँ। लहना सिंह सब समझ गया कि ये कोई बहरूपिया है जो रूप बदल कर लपटन साहब को आया है और बहुत ही धोखा हमारे साथ हुआ है और हमारे पर बहुत ही बुरा होने वाला है। कहकर लहना सिंह खंदक में घुस गया। खंदक में घुस कर जहाँ पे बहुत सारे सिपाही थे जो सो रहे थे और रात का मौसम था। अब उसे संदेह नहीं रहा। अब उसे क्या था? संदेह नहीं रहा। अब उसे क्या यकीन पूरा हो गया था कि ये लपटन साहब नहीं है, ये कोई बहरूपिया है जो लपटन साहब का वेश बदल कर आया है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ क्यों लहना? हाँ क्यों लहना? क्या कयामत आ गई? जैसे वे खंदक में घुसा वहाँ के जो सैनिक यानी वज्रा सिंह थे वे क्या, हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? ज़रा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ। लहना सिंह बोला कि होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? वजीर सिंह बोला, क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं। ऐसा बोला है लहना सिंह, लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है, यह कोई जर्मन जो हमारे जो गनी में यानी हमारे जो दुश्मन है वो आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। सूबेदार जी थे इनका मुंह नहीं देखे और सीधा चल गए इनके कहने पर। मैंने देखा है और बातें भी उनसे की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। सोहरा जो है, सोहरा एक प्रकार का गाली होता है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू बोलता है जिसे कोई समझ ना पाए। और मुझे पीने को सिगरेट दिया है जबकि वे जानता है कि जो सिख होते हैं वे सिगरेट नहीं पीते। तो वजीर सिंह बोला कि तो अब हम क्या करें? उसके बाद बोल रहा है कौन? उसके बाद बोलता है लहना सिंह कि अब मारे गए, धोखा, अब मारे जाएंगे, धोखा हुआ है हमारे साथ। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। सूबेदार जी कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा और यहाँ पर जो खाई है ऊपर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा और हम पर छिप कर धावा होगा। उठो एक काम करो। लहना सिंह बोला है कि वजीर सिंह से, उठो एक काम करो। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते, जो पलटन यानी जो सैनिकों के जो टोली गई है उनके जो पैरों का निशान देखते देखते दौड़ जाओ, उनके पीछे पीछे दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, अभी बहुत दूर वे नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। सूबेदार जी से कहो कि एकदम वहाँ से लौट आए।
खंडक की बात झूठ है। कहते हैं कि खंडक की जो बात है, जो उसने जो बोला था, खंडक की बात झूठ है। चले जाओ, खंडक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। ऐसे निकलो कि पत्ता तक भी नहीं खड़कना चाहिए, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि, जैसे ही बोला था वज्र सिंह की, हुक्म तो यह है कि, तो लहना सिंह बोला ऐसी की तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। बोलता है लहना सिंह कि मैं यहाँ का अभी सबसे बड़ा अफसर, मेरा हुक्म है कि तुम जल्दी जाओ और वहाँ जो सूबेदार हजारा सिंह जो वहाँ पर गए हैं उनको साफ कहो कि यहाँ आने के लिए। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। वज्र सिंह बोला कि पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, लहना सिंह बोला कि 8 नहीं, 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। जैसे वह गया लौटकर, जो जैसे ही लहना सिंह लौटकर खाई के जो मुहाने वहाँ पे दीवार से चिपक गया एकदम लड़ाई करने के लिए। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर बहुत सारे क्या हुआ है, बेल के बराबर में निकाल रहे बहुत सारे जैसे बम, और उसको सेट कर रहे हैं जलाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिजली की तरह दोनों हाथों से लहना सिंह ने देखा, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। जैसे ही उसको देखा, बिजली की तरफ दोनों हाथों फैलाए लहना सिंह, और बंदूक का जो पीछे वाला भाग होता है उसको मारा तान कर उसके कोहनी पर, और धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया चलाए जिसे वो बम को ब्लास्ट करने वाले थे, वो गिर गया। लहना सिंह ने एक कुंडा साहब की गर्दन पर मारा। एक जो कुंडा था साहब की गर्दन पर मारा, और साहब आँख तीन यानी साहब को अटैक हो गया, एकदम साहब के मौत के गाय पर पहुंच गए। ओ माय गॉड कहते हुए चीत हो गए। लेफ्टिनेंट साहब तो ऐसा मारा लहना सिंह ने 2 कुंडे जो बंदूक कुंडे से कि वे बेहोशी हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर यानी चुन कर खंडक के बाहर फेंके। लहना सिंह तो तीनों जो बम था यानी जो ब्लास्ट चुन लिया और बाहर फेंके, और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किए। अपनी जेब में रख लिए। उनके जो 3 डायरी और जो भी लिफाफे उनके जेब से निकले वे अपनी जेब में रखा। साहब की मूर्छा हटी। साहब की मूर्छा हटी, जैसे ही साहब कुछ होश में आए, उसके बाद लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? ऐसा लहना सिंह बोला कि क्यों साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी है। यह सीखी कि एक सिख सिगरेट पीते हैं, जो सिख होते हैं वे सिगरेट पीते हैं, आज मैंने सीखा। यह सीख कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होते हैं, और ये सब अंटियारा है लहना सिंह के जो नीलगाय होते हैं जगाधरी के ज़िले में, और उनके 2-2 फुट के और 4 इंच के क्या होते हैं, सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, और यही नहीं, लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते थे, और लेफ्टिनेंट साहब जो खोते यानी गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख कर आए हो? तो ऐसे बताओ कि ये साफ उर्दू जो आप बोलते हो ये कहाँ से सीखे हो? हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब है वो तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। वे तो 5 लफ्ज़ भी उर्दू में नहीं बोला सकते। आप इतने साफ उर्दू कहाँ से बोल लेते हो? और अगला पैराग्राफ देखते हैं। ऐसा लहना सिंह इसको अंटिया के पूछ रहा है, और अगला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। यानी लहना सिंह था जो खुफिया जो बन कर आया था बहरूपिया, उसका लहना सिंह ने क्या किया था कि जेबों की तलाशी नहीं ली थी। जो पतलून था ना, पतलून जो पहना हुआ था उसका तलाशी नहीं ली थी। उनसे एक ही गलती हो गया था कि वो पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। बाकी सब जेबों की तलाशी कागज़ पूरी जितना था और पिस्तौल सब निकाल लिया था, बस एक ही बच गई थी, बहुत धोखा से बच गया था। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए, यानी जो जाड़ा होता है ठंडे से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह सोच ही रहा था कि ठंडा लग रहा होगा और मैं जेब में डाल रहा था। लहना सिंह कहता गया कि चालाक तो बड़े हो। लहना सिंह कहानी सुनने लगा, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना, लहना सिंह कहा था माझे का था, पर माझे का लहना
इतने बरस लखन साहब के साथ रहा है। ये अब कहानी सुना रहा है लहना सिंह कि माझे का लहना इतने बरस लखन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। वो कह रहा था लहना सिंह कि मुझे यानी हमारे लहना सिंह को धोखा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने ही हुए थे, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। ये कहानी सुना रहा है लहना सिंह की 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। अब कह रहा था कि लहना सिंह की मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था जो क्या करता था कि औरतों को बच्चा होने की दवाइयाँ देता है और ताबीज़ देता था और बच्चों को भी कुछ दवाइयाँ देता है, कुछ रोग बीमारी हो गया होता था। एक कहानी सुना रहा और क्या करता था कि चौधरी के बर के नीचे पेड़ होता है, उसके नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मनी वाले जो है बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की यानी हवाई जहाज़ चलाने की विधियाँ जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, यानी गाय को नहीं मारते हैं। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। लहरा सिंह कह रहा है कि जो गौ को जो तुर्की मौलवी जो कह रहा था कि जो जर्मनी वाले हैं वेद पढ़ कर विमान चलाने यानी हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन चलाने की विधि जान गए हैं। वे लोग जो है गौ को यानी गाय को नहीं मारते हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो हमारी गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था, जो था तुर्की मौलवी, मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाकू बाबू पोलूराम भी डर गया था। एक उसमें था जो उसी लहरा सिंह गाँव का था, जो वो भी डर गया था कि अरे जब बैकी ने हम पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तो पूरा बर्बाद हो जाएंगे। मैंने मुल्ला जी यानी जो आया था, मैंने मुल्ला जी क्या की थी, दाढ़ी मूड़ दी थी। मैंने दाढ़ी जब मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि मेरे गांव में अब पैर रखा तो देख लेना, टांगे काट दूंगा। साहब की जेब से पिस्तौल चला। अब देखो लहरा सिंह कहानी सुना रहा है और ये क्या कर रहा था, जो आया था बेरुपया आया था लखन साहब के जो भेष पर बदल कर आया था, ये एकदम से अपने पदों से पिस्तौल निकाला और साहब की जेब से यानी बेरुपया की जेब से पिस्तौल चला और लहरा सिंह की जांघ में लगी गोली और लहरा सिंह की जांघ में ट्रैक्शन गोली लगी। इधर लहरा सिंह हेनरी मॉर्टनी के 2 फायरों ने, जो लहरा सिंह का जो साथी था, जो हेनरी मॉर्टनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। साहब की धड़ाधड़ गोली मारकर 2 गोली मारा, उसमें साहब जो है कपाल क्रिया हो गई, यानी उसका राम नाम सत्य हो गया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। जब गोली की आवाज़ सुनकर क्या कहे, सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? जो बोधा सिंह था, जो सूबेदार जी का बेटा था बोधा, वे बीमार था तो वे पूछा कि चिल्लाया क्या है? तो उसके बाद क्या किया लहरा सिंह ने, तो उसके बाद से लहरा सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया। लहरा सिंह उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। उनसे क्या किया, जब वो पूछा कि क्या हुआ तो लहरा सिंह कहा कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मैंने मार दिया, भगा दिया, तुम सो जाओ बस। और जब बाकी जो लोग थे उनको सब हाल कह दिया कि मेरे गोली लगी थी, मैंने जो लखन साहब को जो भेष बदल कर आया था उनसे वही मेरे पास गोली मार दिया। और सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा यानी जो मुरेठा जो बांधा होता है उसमें से फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियों कसकर बांधी। घाव के जो दोनों तरफ गुज में गोली लगी थी इसमें दोनों तरफ बांधी पट्टी। घाव मांस में था, यानी घाव अभी बढ़िया से बहा हुआ नहीं था, घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू यानी खून निकला तो बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। उसमें अब क्या हो गया, उतने में जो 70 जर्मन होते खाई में चिल्लाकर घुस पड़े, यानी लहरा सिंह पर धावा हो गया, अटैक हो गया, आक्रमण हो गया। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने, जो सिख थे, जो लहरा सिंह के पास कितने लोग थे, सिर्फ 8 आदमी थे। सिखों की बाढ़ ने पहले धावे को रोक दिया। जो 8 लोग थे वे 80 लोग को यानी 70-80 लोग को रोक दिया गोलियों से। दूसरे को
दूसरे धावे को भी रोक दिया, वे मर गए, फिर आक्रमण किए, वो दूसरे धावे को भी रोक दिया। पर यहाँ थे 8, पर यहाँ थे क्या, फिर 8 थे। लहरा सिंह तक कर मार रहा था, लहरा सिंह जख्मी हुआ था, लेकिन फिर भी वह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था, कुछ खड़ा था तो कुछ लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर, और जो 70 जो जर्मन बार बार आ रहे थे, और मुर्दा भाइयों जाने एक मरते जा रहे थे, उस पर चढ़ के आगे आते थे। थोड़े से ही मिनट में अचानक आवाज़ आई, थोड़े से मिनट जैसे भी था अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। एक आवाज़ जैसे ही लहरा सिंह अब हारने ही वाला था कि अचानक एक आवाज़ है कि वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों की फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगी। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लहरा सिंह के साथियों का संगीन चल रहा था। यह इसमें कर जो जैसे ही एन मौके पर जो सूबेदार जी अपने कुछ साथी को लेकर आ गए, यानी सैनिक को लेकर आ गए, और उसी ने तीसरे धावा को रोक दिया। और अगला पैराग्राफ में है कि और पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। सब एकदम नाच गाने लगे क्योंकि वे जंग अब जीत गए थे। एक किलकारी और अकाल सिखों की फौज आई, एक किलकारी और अकाल सिखों की फौज आई। वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। और यह लहरा सिंह का जो सेना था वह जीत गया, लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। जो 63 जर्मन थे या तो खेत रहे यानी जो हार गए, या करा रहे थे यानी मरने की स्थिति में थे। सीखों में 15 के प्राण गए। सिख में से 2 जो लहरा सिंह 15 लोगों की जान गई। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली कहते हैं आर पार निकल गई थी। लहरा सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। लहरा सिंह की जो पसली था उसमें एक गोली लगी थी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा किया, पूरा भर लिया। जो गिल्ली जो छुपे हुए थे उसके गीली मिट्टी से ही भर लिया, ताकि किसी को पता न चले कि मेरा जो घाव लगा हुआ है। और बाकी का साफा कसकर कमरकंद की तरह लपेट लिया, और साफा जो था जो उसने माथे पर जो पहना हुआ होता है उसको घाव के चारों तरफ बांध लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव है। किसी को भी न पता चला कि लहना सिंह को गोली लगी है जो बहुत जानलेवा गोली है। लड़ाई के समय चाँद निकल आया, पूरा जीत के बहुत जश्न मना रहे थे। ऐसा चाँद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बानभट्ट की भाषा में, बानवर्ष के जो भाषा में दंत बिनु पदचारे कहलाती है। वजीरा सिंह को अब कहने लगा कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। लहरा सिंह अपना बोलना शुरू किया कि मैंने सूबेदार जी को जब बुलाने गया था तो क्या हो रहा था। मन भर कि फ्रांस भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार जी के पीछे गया था, जब सूबेदार जी को बुलाने गया था कि आपका हमारे साथ धोखा हुआ है, आप जल्दी लौट आइए, हमारे पास हमला हुआ है, जब ये कहने गया था तो सूबेदार लहरा सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे कि अगर तुम न होते तो हम सब मारे जाते, और तुम्हारी वजह से तुमने इतनी चालाकी दिखाई कि हम आज जिंदा हैं। और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते, अगर तू नहीं होता, तुम सिर्फ एक नहीं होते तो हम आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और की खाई वालों ने सुन ली थी। 3 मील दूर तक इनकी आवाज़, लड़ाई की जो आवाज़ से वह पहुंच गए थे। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, और वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और बीमार ढोने की गाड़ियाँ चल पड़ी। और वहाँ से जैसे वे फ़ोन किए तो वहाँ से एक डॉक्टर आ गए जो मरीजों का इलाज करने के लिए, और जो बीमारी ढोने की गाड़ियाँ चल पड़ी, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, एक फील्ड अस्पताल नाम था जिसका जो बहुत नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहरा सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए। सूबेदार जी जो थे वे लहरा सिंह के जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि
थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। लाला से ऐसा कहा, लेकिन लाला से जो घाव था वह जानलेवा घाव था, उससे उसकी प्राण चली गई थी। बोधा सिंह ज्वर में बरा रहा था, मतलब करा रहा था ज्वर में, वो उसका बुखार लगा हुआ था और वह लेटा हुआ था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लहना सिंह था, उसको छोड़कर सूबेदार जी जो हेडक्वार्टर थे वो जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा था कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में तुम न चले जाओ। अब वो कसम देता है कि तुम्हारी बोधा जो तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हारी सूबेदारनी तुम्हारी पत्नी, उसकी सौगंध है कि अब गाड़ी में न चले जाओ। और आगे क्या कहते हैं, और इसमें कहते हैं कि जाओ और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती ही होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। वैसा इसलिए सूबेदार जी को कह रहे ताकि वे घर चल जाए और कह रहे कि वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरो की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टिकना लिख देना। जब तो आप सूबेदार हो, जब आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टिकना लिख देना, नहीं मेरा नाम नमस्कार लिख देना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना को हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसे है? साथ ही घर चलेंगे। अपने सूबेदारनी को तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। पूछे तो उसने क्या कहा था, पूछ रहे हैं। और अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा सिंह पानी पिला दे और मेरा कमरकंद खोल दे। तर हो रहा है, तर यानी गीला हो रहा है। मेरा कमरकंद जो घाव का जो बांधे हुए थे वह खोल दे। अब यहाँ से यह 4 था आपका दृश्य, और दृश्य 5 स्टार्ट होता है। दृश्य 5 में देखिए, दृश्य 5 में है कि मृत्यु के कुछ समय पहले, अब ये क्या खड़ा, अब ये जो लहना सिंह है वह मृत्यु, अब उसकी मृत्यु आने वाली है तो वह स्वप्न में अब देख रहा है। वो कहते हैं कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत सही है, स्मृति दृश्य बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। जो जन्म भर आप जो कार्य किए होते हैं उनकी उसकी घटना एक एक करके आपके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब ये शुरू से याद करें, जब लहना सिंह छोटा था वहाँ से अब याद हो उसका आ रहा है, स्वप्न आ रहा है। जब उसका जब मरने वाला है लहना सिंह, तो अपने शुरू से उसको दिमाग में ये सब चल रहा है, कुछ स्वप्न है कि लहना सिंह 12 वर्ष का है। आपको याद है जब शुरू में हमने बताया कि जब लहना लड़के से क्या सवाल पूछता था, तेरी कुर्बानी हो गई है, ये वाला यही दृश्य अब चल रहा है वापस से लहना सिंह के मन में जब वो मरने वाला है। तो लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। हर सही जब उनके 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुर्बानी हो गई है, तो वह धत कहकर भाग जाती है। तो कोई याद आ रहा होगा कि हमने पहले भी ये बता चुका हूँ। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देख तो नहीं है रेशम से फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, कोस हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि वो थोड़ा सा प्यार करता था वो लड़की से, इसलिए हुआ। यह स्वप्न में देख रहा है, अपने अपने माइंड को याद कर रहा है कि हमने उस कैसे उस समय बचपन की बातें याद आ रही है उनको। वजीरा सिंह पानी पिला दे। ये कहने के बाद वो अपने आप उसे मुँह से निकला कि वजीरा सिंह पानी पिला दे। वजीरा सिंह उसके पास ही बैठा हुआ है। 25 वर्ष बीत गए। उसके बाद 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। अब लहना सिंह का जमादार के पद पर हो गया है, 77 नंबर है उनका। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। अब क्या हुआ, 25 वर्ष का हो गया है, उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा कि वह मिली भी थी कि नहीं मिली भी थी। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। लहना सिंह जो था तो शुरू में वो याद आ रहा है कि वे मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली। सूबेदार जी थे उनकी चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी काम पर फिर जाते हैं, हम भी जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते हो जाना है। जो सूबेदार जी कह रहे हैं कि जब तुम फौज पर जा रहे हो तो हमारे रास्ते में हमारे घर पड़ता है, तो मेरे घर से भी मिलते जाना।
सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार जी गांव था वह रास्ते में ही पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह को सूबेदार बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। लहना सिंह सूबेदार से यहाँ पहुँचे, सूबेदार के यहाँ पहुँचे। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे से निकल कर आया, यानी अपने घर से निकल कर बाहर आए। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। कहा कि लहना सिंह तुम्हें सूबेदारनी जानती है, तुम्हें बुलाती है क्या? मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। जैसे ही पहुंचता है तो सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? लहना सिंह बोला कि सूबेदारनी हमें जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर लोग रहे ही नहीं। दरवाजे पर जाकर मथा टेकने कहा, यानी कहा कि प्रणाम, ऐसे बोला। असी सुनी लहना सिंह चुप। जैसे ऐसे लहना सिंह हक्का बक्का आ गया है। उसके बाद कि तेरी कुर्माई हो गई है? वो लड़की था वह पूछ रही है कि तेरी कुर्माई हो गई है? धत कल हो गई, देखते नहीं ये रेसिमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। वो लड़की लहना सिंह को याद दिला रही है। भावक की टकराहट से मूर्छा खुली। अब लहना सिंह को मूर्छा खुली, नहीं ये तो वही लड़की है जो पहले हमको मिली थी। करवट बदली, दोनों करवट बदली। पसली का घाव बह गया, पसली घाव बह गया। लहना सिंह सोता हुआ है और थोड़े ऐसे घुमा था तो अब ऐसे को करवट बदली और जो लहना सिंह घाव था वह क्या हुआ, अब बह गया। वजीर पानी पिला दे। वजीर सिंह को बोला कि वजीर सिंह पानी पिला दे, और स्वप्न में देख रहा है लहना सिंह। उसने कहा था, ऐसा बोला, स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। सूबेदारनी कह रही है लहना सिंह से, स्वप्न में अभी है कि स्वप्न कर रही है कि सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों को घंगड़िया पलटन क्यों ना बना दी, यानी जो हमारे भी औरतों का एक फ़ौज क्यों ना बना दी। जो भी सूबेदार जी के साथ चली जाती, एक बेटा है मेरा, फ़ौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। फ़ौज में भर्ती हुए क्या, उनको 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया, पर ये सभी के सभी मरे गए, एक भी नहीं जिए। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था। जो घोड़ा था वह बिगड़ गया था, हमने पहले ही बताया था आपको जब कहानी शुरू हो रहा था। तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिए थे आप। आपको याद है? ऐसे वो लहना सिंह को याद दिला रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों को भी बचाने के लिए कह रही है लहना सिंह से, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती सूबेदारनी क्या करती है कि छावड़ी में चली जाती है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला दे। फिर बोला है कि वजीरा सिंह आप पानी पिला दो। यानी स्वप्न देख रहा है, वो अपने स्वप्न में ही अंदर सोच रहा है और जो भी उनको याद है, जो जवान पर आ रहा है यानी मुँह पर आ रहा है, वह बोल रहा है कि वजीरा सिंह अब पानी पिला दे। और अगला ये अंतिम पैराग्राफ है, इसमें कहते हैं कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। अब बता रहा है कि लहना सिंह जो है लहना सिंह का गोद अपने सिर में लेकर बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। 7 घंटे लहना चुप रहा। आधा घंटा जो हुआ लहना चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कौन गिरत सिंह? फिर लहना अपने देखते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को अपने आप बोलते रहते हैं। तो फिर लहना थोड़ी बाद में बोलता है कौन गिरत सिंह, जो उसका भाई था। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ, यानी जो वजीरा सिंह ना चाहते हुए भी कहा कि हाँ मैं किरत सिंह हूँ। भैया मुझे और ऊंचा कर ले। किरत सिंह को समझ कर आया वजीरा सिंह को, तो भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा, अपने पट यानी अपनी जांघ पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया जैसे लहना सिंह कहा था। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे कि जब उसको मृत्यु के मुंह में जाते हुए लहना सिंह को वह वजीरा सिंह देख रहा था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, कुछ दिन बीत गए, लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम और 7वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह की मृत्यु हुई। तो ये था आपका उसने कहा था कहानी ये था आपका। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में बताइएगा। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, हमारा ये उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।